हेलो एवरीवन, स्टडी एजुकेशन पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम टेट से संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में करेंगे। तो आइए देखते हैं हम हमारा पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से विकास के बारे में सत्य कथन नहीं है। देखिए, विकास के बारे में सत्य कथन नहीं पूछा गया है, तो विकास गतिशील एवं क्रमबद्ध प्रतिक्रिया का प्रतिरूप है। तो ये ठीक है, क्योंकि विकास जो है गतिशील होता है, क्रमबद्ध होता है। विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होता है, ये भी ठीक है, क्योंकि विकास जो है गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। विकास पर आनुवंशिक एवं पर्यावरणीय कारकों का संयुक्त परिणाम नहीं है। हमारा आंसर है 3। विकास पर आनुवंशिक एवं पर्यावरण कारकों का संयुक्त परिणाम नहीं है, क्योंकि विकास पर आनुवंशिक और पर्यावरण का संयुक्त परिणाम पड़ता है। इसलिए हमारा आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 2, भाषाई सापेक्षता परिकल्पना जो व्यक्ति के संज्ञान को प्रभावित करती है का प्रतिपादन किया गया है। भाषाई सापेक्षता, देखिए आंसर में है स्लोविन द्वारा, वाइगोस्की द्वारा, लीवोर्फ द्वारा, प्याजे द्वारा। इसका सही आंसर है लीवोर्फ, क्योंकि लीवोर्फ ने भाषाई सापेक्षता परिकल्पना सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। स्लोविन ने सामाजिक सीखने का सिद्धांत प्रतिपादन किया। वाइगोस्की ने निर्मितवाद के बारे में बताया। प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया, जबकि लीवोर्फ ने भाषाई सापेक्षता के बारे में बताया है। किसी विद्यालय गायन प्रतियोगिता में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को गायन के लिए प्राथमिकता दी जाती है। यह उदाहरण प्रस्तुत करता है। देखिए, इसमें लड़के और लड़कियों में भेद किया गया है। लैंगिक बजट, अब लैंगिक बजट वो होता है जिसमें कोई देश अपने कानून में महिलाओं और पुरुषों के लिए समान बजट का प्रावधान करे। लैंगिक रूढ़िवादिता उसे कहते हैं जो हमारी सामाजिक परंपराओं पर कुछ चीजें आधारित होती हैं। लैंगिक निरपेक्षता के अंदर आता है कि किसी के साथ, मेल या फीमेल में से किसी के साथ कोई भी भेदभाव न हो। लैंगिक पूर्वाग्रह, तो लैंगिक पूर्वाग्रह इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 शिक्षण की प्रक्रिया में किस पद पर बल डालती है? 2005 में एनसीएफ 2005 किस पर बल डालता है? अंतःक्रियात्मक क्रियाओं पर बल देता है। बच्चों की असफलता विद्यालय की असफलता है। पर्यावरणीय चीजों का शिक्षण में अधिक से अधिक उपयोग करना। उपरोक्त सभी, क्योंकि एनसीएफ 2005 सभी चीजों पर बल डालता है। अंतःक्रियात्मक क्रिया पर बल भी डालता है। बच्चों की असफलता, विद्यालय की असफलता और पर्यावरणीय चीजों का शिक्षण में अधिक से अधिक उपयोग। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में बालक किस अवस्था में दंड से छुटकारा पाने के लिए नैतिक नियमों का पालन करता है? देखिए, कोलबर्ग ने 3 अवस्थाएं दी है और उसके 6 भाग बताए हैं। तो पहली हमारी है प्राक रूढ़िगत, रूढ़िगत और उत्तर रूढ़िगत। इन तीनों में से ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बालक नैतिक नियमों का पालन करता है, लेकिन नैतिक नियम दंड से छुटकारा पाने के लिए उन नियमों का पालन करता है, लेकिन ये नैतिक परिणाम पर आधारित होते? तो इसका सही आंसर है रूढ़िवादी अवस्था। ऐसी अवस्था है जिसके अंदर बालक दंड से छुटकारा पाने के लिए नैतिक नियमों का पालन करता है। हावर्ड गार्डनर की बहुबुद्धिवाद सिद्धांत के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया जाता? हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धिवाद सिद्धांत को 8 भागों में बांटा है। अब ऐसा कौन सी बुद्धि है जिसे गार्डनर द्वारा नहीं दिया गया या गार्डनर ने अपनी बुद्धि में शामिल नहीं किया? अंतर्व्यक्ति को, शारीरिक गतिक बुद्धि को, तकनीकी बुद्धि को, अस्तित्व परक बुद्धि को। तो इसका सही आंसर तकनीकी बुद्धि, क्योंकि गार्डनर ने अंतर्व्यक्तिक, इंटरपर्सनल, बॉडी काइनेटिक और अस्तित्ववादी बुद्धि के बारे में बताया है, जबकि तकनीकी बुद्धि के बारे में उन्होंने नहीं बताया।
समावेशी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा जिसके अंदर सभी को शामिल किया जाता है, तो इसका उद्देश्य नहीं है लोकतांत्रिक मूल्यों को प्राप्त करना, सभी बच्चों को समान शिक्षा के अवसर प्रदान करना, आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना, केवल अधिगम अशक्त बच्चों पर बल देना। तो इसमें उद्देश्य नहीं पूछा गया है, तो हमारा उद्देश्य है नहीं है केवल अधिगम अशक्त बच्चों पर बल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2019 का प्रस्तुतिकरण किस कमेटी द्वारा किया गया? R.K. वेणुगोपाल कमेटी, MS नैयर कमेटी, निदेशक पोखरियाल कमेटी या कस्तूरी रंजन कमेटी? तो इसका सही आंसर है 2019 में नई शिक्षा नीति के लिए के कस्तूरी रंजन कमेटी को लगाया गया था। किसी कक्ष में अध्यापक के रूप में शिक्षण योजना बनाते समय आप ध्यान रखेंगे। देखिए, जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो उस समय हमें क्या ध्यान रखना है? कक्षा में भिन्न भिन्न मानसिकता वाले बच्चों को अलग से पढ़ाना, सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, शिक्षा करवाते समय बच्चों से प्रश्न पूछना, उपरोक्त सभी। तो कक्ष में अध्यापक के रूप में शिक्षण योजना बनाते समय क्या ध्यान रखा जाए? सभी बच्चों को मुख्य शिक्षा धारा से जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि आपको कोई विद्यार्थी आपको किसी पार्टी में अभद्र व्यवहार करते पाया जाता है, इस बच्चे को आपने पहले भी कई बार की सूचना कई बार मिल चुकी है, उस समय आपका मुख्य कर्तव्य होगा बच्चों को वहां से भगा देंगे, बच्चों की शिकायत उसके माँ बाप से करेंगे, अभद्र व्यवहार के कारणों का पता लगाएंगे, बच्चे को समझाएंगे तथा आगे से ऐसा करने के लिए न कहेंगे। अब देखिए, इसमें कहा गया है कि आपको इसकी सूचना पहले मिल चुकी है, तो बच्चों को आप भगा नहीं सकते, शिकायत उसके माँ बाप से करेंगे, अभद्र व्यवहार के कारणों का पता लगाएंगे। आंसर हमारा फोर्थ कि बच्चे को समझाएंगे तथा आगे से ऐसा करने के लिए ऐसा न करने के लिए कहेंगे। किसी नई जानकारी को शामिल करने से पहले हम स्कीमा में बदलाव करते हैं, प्रक्रिया कहलाती है समायोजन, आत्मसात्मीकरण, स्कीमस और स्कीमा। तो इसका सही आंसर है आत्मसात्मीकरण के अंतर्गत हम जब भी किसी नई जानकारी को शामिल करते हैं, स्कीमा के अंदर शामिल करते हैं, उसे आत्मसात्मीकरण कहा जाता है। अध्यापक के रूप में आप सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करते समय आप ध्यान रखेंगे, जब हम सतत और व्यापक मूल्यांकन करते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है? सभी प्रकार के बच्चों को अलग अलग गृह कार्य देना, सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा क्रिया का संपादन करना, बच्चों को स्वयं पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए देना, बच्चों की शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक क्रियाओं को महत्व देना। इसका सही आंसर बच्चों की शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक क्रियाओं को महत्व देना। पियाजे के संज्ञानात्मक मानसिक विकास के सिद्धांत में वर्गीकरण एवं संरक्षण की विशेषता का उद्भवन किस अवस्था में होता है? तो पियाजे ने 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं, जिसको हम पहले बता S, P, C और F, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री सेंसरी स्टेज, कॉन्क्रीट स्टेज और फॉर्मल स्टेज। तो इसमें किस अवस्था के अंदर वर्गीकरण और संरक्षण की विशेषता का उद्भव होता है? तो हमारा आएगा मूल संक्रियात्मक अवस्था के अंदर, क्योंकि इस अवस्था में बालक वर्गीकरण, संरक्षण, एकीकरण इत्यादि की विशेषता उद्भवन करना सीख जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसमें कोई चिंतन नहीं होता, जैसे कै, ख, गए। तो भाषा की हमारी 4 इकाइयां मेन है, ध्वनिग्राम, रूपग्राम, वाक्य विन्यास और अर्थग्राम। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम ध्वनिग्राम के नाम से जाना
कवि एक पाठक है जो अपने अन्य कार्यों के संपादन के साथ साथ भिन्न भिन्न प्रकार के शैक्षणिक गतिविधियों में हिस्सा लेता है, अपने कार्य का संपूर्ण संपादन करता है जिससे उसे किसी का सहयोग प्राप्त नहीं। वह अभिप्रेरित है। किस चीज से अभिप्रेरित है? विद्यार्थी की शैक्षिक अभिवृत्ति, विद्यार्थी की आंतरिक अभिप्रेरणा, विद्यार्थी की बाह्य अभिप्रेरणा और विद्यार्थी की सामाजिक अभिवृत्ति। तो इसमें जो कवि जो है वो प्रत्येक शैक्षणिक गतिविधियों में हिस्सा ले रहा है, साथ साथ वह सभी कार्यों को संपादित कर रहा है। तो इसका सही आंसर है उसके अंदर आंतरिक अभिप्रेरणा विद्यमान है। अधिगम प्रक्रिया में पुनर्बलन की वृद्धि के साथ साथ बालक सीखने में असमानुपाती वृद्धि कहलाता है। असमानुपाती, जैसे जैसे पुनर्बलन मिलता है उसका सीखने का प्रभाव बढ़ता चला जाता है। तो यह कौन सा प्रभाव है? क्रेस्पी प्रभाव, प्रेमिक प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव। तो ये हमारा है क्रेस्पी प्रभाव के अंतर्गत बालक जब पुनर्बलन बालक को मिलता है या पुनर्बलन में जैसे जैसे वृद्धि होती है वह सीखने की गति में भी तीव्रता से वृद्धि करना प्रारंभ करने लग जाता है। जब कोई विद्यार्थी अपनी न्यूनतम आयु स्तर पर उस आयु से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों को देने में सफल हो जाता है वह आयु कहलाती है आयु स्तर, अधिकतम आयु, आधारीय आयु और बुद्धि लब्धि। तो इसका सही आंसर अधिकतम आयु, मैक्सिमल एज, जिसके अंदर बालक न्यूनतम आयु का होता है लेकिन वह सभी प्रकार के प्रश्नों को अपने से उच्च आयु के बच्चों के प्रश्नों को हल कर देता है। तो इसको हम बोलते हैं मैक्सिमल एज, मीन्स अधिकतम आयु। थैंक यू।